अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो है वो केमिस्ट्री हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो पोलिंग करवाई थी, वोटिंग करवाई थी। तो 70% लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए। सो उस बेस पर हम लोगों ने जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका तरीकाकार यही होगा कि आप लोगों ने जो है वो साथ, अगर आपके पास फेडरल की टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है तो आप वो लेकर बैठ जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे, और अगर आप लोगों को यहाँ से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो आप वो पॉइंट उठाकर अपनी बुक में ऐड कर लेंगे, ताकि दोबारा दोबारा आप लोगों को जो है वो फेडरल की बुक्स जो है वो ना देखनी पड़े। सो दैट इज़ वाई हम लोग जो है वो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो हमारे पास सिलेबस में जस्ट उसने बोला कि हमें जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करना है, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जी इसी में सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों को जो है वो याद हो 2020 का, अगर किसी ने जो है वो एम दिया हो, तो उसमें क्वेश्चन था कि हम लोग जो है वो ग्रुप्स को, या शायद पीरियड का था या ग्रुप का था, कि हम लोग ग्रुप्स को जो है वो रोमन वर्ड्स में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और पीरियड्स को हम लोग अरेबिक वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अच्छा जी, इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक रेडियाई की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो इनको आप लोगों ने जो है वो रीड करना है। अक्सर डेफिनेशंस भी जो है एमसीक्यू में आ जाती हैं, ठीक है। और अच्छा ऐसा है कि वो चीज़ ये कि केमिस्ट्री का पेशेंट कैट के अंदर, ठीक है। अगर जब आप लोग केमिस्ट्री को थोड़ा फोकस होकर पढ़ें, ठीक है, उसकी बार बार रिविजन्स करें, तो सेम एज इट इज़ चीज़ें उन्होंने उठाकर दी होती हैं, ठीक है। और इस पर आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करें तो केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हमारे पास कैटाइन जो होता है इसका हमारे पास साइज स्मॉलर होता है, एनएन का जो है हमारे पास साइज बिगर होता है। अब ये जो कैटाइन होता है इसके हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ग्रेटर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ग्रेटर होता है, और एन का हमारे पास वीकर होता है, स्मॉलर होता है। यहाँ पर इसकी शील्डिंग इफेक्ट की उसने बात की कि हमारे पास वो लेसर होती है, और यहाँ पर इसकी एन की शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेने हैं। अब जो है हम लोग जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम लोग जो है वो अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट आप लोगों को जो है ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है वो लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये नहीं याद तो आप लोग जो है वो एक सेंटेंस ध्यान में रखने के हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। तो ये आप लोग सेंटेंस ध्यान में रख लें। अच्छा, अगर आप लोगों को जो है वो पीरियोडिक टेबल नहीं याद तो आप लोग उसको याद कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल मस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर लूँगा कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद करना है, ठीक है। अब असल में जो है वो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं इसमें ऐसा तो उस तरह से कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों को एलिमेंट्स याद होने चाहिए और इनके ट्रेंड्स पता हो, ठीक है। ट्रेंड्स अब देखें, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग जो है वो बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन है वो पहले पढ़ लें, तो आप लोगों ने पढ़ ली हैं, समझ ली होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, मीन्स दैट वो डेफिनेशन आप लोगों को बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने ट्रेंड्स देखने हैं, ठीक है, कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। तो जस्ट यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वो आप लोगों को डिफरेंट जो है वो तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है कि इन ट्रेंड्स को अपने पास एक पेज पर लिख लें, ठीक है, और इनको डेली बेसिस पर रिवाइज करें। जब आप इनको डेली बेसिस पर रिवाइज करेंगे तो ये आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी में से निकल कर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। इन दिस एंड डैट वे आप लोग जो है जब आपकी मेन टेस्ट में जो है आपको पास एमसीक्यू आएगा तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें, अब ये इसने एटॉमिक साइज़ का जो है वो ट्रेंड बताया, डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, जस्ट उसने ये चीज़ बताई है। इन फिगर्स को उसने यहाँ पर जो है वो, अब देखें आपकी बुक्स में जो है वो अक्सर ये फिगर्स बनी होती हैं, ये ट्रेंड उन्होंने नहीं लिखे होते, ये अपनी आसानी के लिए ये आप लोगों ने खुद लिखने होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ इस तरह से बंद कर आते हैं, जस्ट आप लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जिस भी अब देखें जिस भी क्वांटिटी के साथ, ठीक है, आखिर में अगर वाई आए, वाई, तो वो जो है वो उसका हमेशा एटॉमिक साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आखिर में वाई आता है ना,
तो दिस इंडिकेट्स दैट आप आंखें बंद करके कह दें कि यार इसका एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये एक आप लोगों के पास ट्रिक है, आप लोग इसको जो है वो जहन में बैठा लें। इसमें से इसी तरह के एमसीक्यू आते हैं। अब यहाँ पर अब इस टेबल को आप लोग देख लें। अब यहाँ पर उसने डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखी हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स उसने लिखे हैं। अब ये जस्ट क्या है, ग्राफ की फॉर्म में जो है वो डेटा जस्ट उन्होंने लिखा है। आप लोग अपनी आसानी के लिए क्या करोगे, एक एक जो है वो चीज़ को देखोगे कि हमारे पास किसका साइज़ किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका कम ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप लोग उठाकर अपनी आसानी के लिए इस तरह से इन दिस फॉर्म आप लोग जो है वो अपने पास नोट करोगे, तब ये चीज़ें आप लोगों के पास जहन में बैठेंगी। वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैल्यूज़ नहीं आती एग्ज़ाम में। जस्ट आप इनका ट्रेंड भी लिख लो तो ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। जस्ट ट्रेंड पूछा जाता है, ये वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। सो दैट इज़ वाई आप लोगों ने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ के ट्रेंड्स बनाकर अपने पास नोट कर लेने और उनको आप लोगों ने डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, बस दैट इज़ इट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कुछ भी नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो चीज़ें हैं। अगर किसी बंदे को जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और दूसरी चीज़ अगर उसको पीरियोडिक टेबल याद है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए हलवा है। अब ट्रिक मैंने आपको बता दिया, जिस क्वांटिटी का हमें वाई आएगा उसका हमेशा एटॉमिक साइज़ के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन होगा। अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने खुद याद करनी है, मैं उसके लिए ऊपर वीडियो बना लूँगा कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है। पीरियोडिक टेबल आपको नहीं आता तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने मर्जी के रटे लगा लें, आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये दो चीज़ें मस्ट हैं। अब पिछले पेज पर जो मैंने आप लोगों को जो है वो टेबल बताया था, अब देखें उसमें जस्ट वैल्यूज़ थी, मैंने उसका ट्रेंड बनाकर हर एक उसके सामने लिख लिया, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये आप जस्ट उस टेबल को समझ जाएंगे ना, और इंक्रीज डिक्रीज के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो ये जितनी भी ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं, कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, किसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। जब भी आप लोग जो है वो एक मतलब फिर सुन लें कि अगर आप लोगों के पास किसी भी प्रॉपर्टी के आखिर में वाई आएगा, तो वो हमेशा जो है वो उसका जो है वो एटॉमिक साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। अब यहाँ पर ये जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ बन रही हैं 1 2 3 4, इनका हमारे पास एटॉमिक साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, बाकी सबका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि हमारे पास जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। ये ग्राफ्स बने हुए हैं, ये मैंने यहाँ से डेटा उठाकर यहाँ पे पुट किया, तो ये इस तरह आप लोग भी अपने लिए कर लें, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। बार बार आप लोगों को ग्राफ्स टेबल्स वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिस वक्त आप लोग फॉर एग्जांपल रिवीजन्स कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी फिर, ठीक है। ग्राफ्स दोबारा देखना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग ये देखोगे ट्रेंड और आगे जाओगे, दैट इज़ इट। क्विक रिवीजन इसी तरह से होगी। अगर आप छोड़ दोगे, कुछ नहीं अपने लिए आसानी नहीं करोगे, तो फिर लास्ट में आप लोगों के लिए बर्डन होता है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले हम लोगों ने ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती है, सारा सिलेबस रिवाइज़ करना होता है। तो फिर इस तरह से ही आप लोग जो है वो आसानी आप लोगों की हो सकती है, बाकी अदरवाइज़ नहीं होगी, मुश्किल होगी। अच्छा जी, इन ट्रेंड्स के बाद इन्हीं की जो है वो थोड़ी समरी देख लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं पेज पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है, तो यार सिर्फ एटॉमिक रेडियाई ऐसी वो है जो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही होती है, बाकी जितनी भी ये जो जिनके आखिर में वाई आता है ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अब ये देखें एटॉमिक रेडियाई ये जो है वो ग्रुप में जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये उसका ट्रेंड है, ठीक है। अक्सर एम सी क्यू होता है कि हमारे पास इनमें से किसका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है या किसका एटॉमिक रेडियाई सबसे कम है, तो वो आप लोग यहाँ से इस ट्रेंड से इजीली बता सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का उसने बताया कि ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है। अलॉन्ग विद दैट आप लोग एक और चीज़ ध्यान में रखो कि हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे पास ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है। हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होते हैं, डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास जिस भी इसके लास्ट में वाई आएगा तो वो हमारे पास डिक्रीज़ होंगी वो क्वांटिटीज़। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं, तो ये आप लोग जो है वो जहन में रखें और बार बार इनको रिवाइज करें ताकि आप लोग जो है वो ईजिली जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी विद द बॉर्डर। अब मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर उन्होंने रिएक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछे होते हैं कि ये चीज़ उससे रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाएगी, मोनोऑक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, कलर्स के बारे में होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इन पर भी ज़्यादा फोकस किया करें।
तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास पहले लाइन में लिखा हुआ कि हमारे पास जितने भी ये अल्कली मेटल्स होते हैं ये हमारे पास इनका जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो देते हैं। अब इस इक्वेशन में देख लें कि नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि हमारे पास ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई उसने लिखा है कि अल्कली मेटल्स हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर पॉइंट 2 लिख कहता है कि हमारे पास कहता है कि स्मॉल पीस ऑफ द लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम कहता है कि फ्लोट्स ऑन द वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या इसकी वजह क्या है कि हमारे पास इनका जो डेंसिटी है या ये हमारे पास वाटर से लाइटर होते हैं, सो दैट इज़ वाई ये उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। यहाँ से दूसरा पॉइंट कवर हो गया। फिर कहते हैं कि अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन द केरोसिन और पैराफिन ऑयल्स, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कली मेटल्स विद द वाटर बिकम मोर एंड मोर विगरस, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो जाते हैं तो हमारे पास जो है वो उनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ इंक्रीज़ होती जाती है। और उसने यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा कि हमारे पास ये जो तीन उसने लिखे हैं अल्कली मेटल्स, कहते हैं कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के साथ जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास ये जो तीन अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास किस टेम्परेचर पर जो है वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव जो है या हाईली रिएक्शन शो करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जस्ट सिंपल आप लोग ने यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास जब भी अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लिथियम जो है वो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास वो मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सोडियम रिएक्ट करता है तो हमारे पास वो क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, पोटाशियम वगैरह, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स रादर देन लिथियम, तो कहता है कि हमारे पास फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन द मेटल्स एंड ऑक्सीजन। इस पॉइंट को छोड़ लें। अच्छा, बाकी यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देख लें कि हम लोग नंबर ऑफ़ शेल्स या नंबर ऑफ़ पीरियड्स का कैसे पता करते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ पीरियड को इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग क्या करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उस चीज़ की लिखें। आप सोडियम है उसका जो है वो आप उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखें इसके लास्ट शेल में 3 वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई हम लोग बोलेंगे कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स भी 3 है और ये तीसरे पीरियड का मेंबर है, पहले ग्रुप का और तीसरे पीरियड का मेंबर है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स से नंबर ऑफ़ पीरियड्स से नंबर ऑफ़ पीरियड्स नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो बता सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर इस तरह के MCQs आ जाते हैं तो फिर बंदा जो है वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, वो बहुत सा टाइम लेता है उस MCQ को सॉल्व करने में। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं आप लोग अपने ध्यान में रख लिया करें ताकि जो है वो आप लोग इजीली जो है MCQ को विद इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम आप उसको सॉल्व कर सकें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद द क्लोरीन। अब क्लोरीन के हमारे पास इट इज़ हैलाइड्स। तो हमारे पास जब भी जो है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स जो है वो हेलोजेंस के साथ या क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वो क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर क्लोराइड्स बनाते हैं। इसके अलावा उसने लिखा कि हमारे पास लिथियम और सोडियम जो है हमारे पास जो है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, जबकि हमारे पास जो बाकी मेम्बर्स हैं वो हमारे पास विगरसली जो है वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अक्सर यहाँ से MCQ होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है, कौन सा जो है वो किसका रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। तो ये चीज़ भी अक्सर MCQ में पूछी जाती है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन द नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स, कहते हैं कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टेड फ्रॉम लिथियम टू सीजियम द स्टेबिलिटी ऑफ दीज साल्ट्स इंक्रीजेज। तो यहाँ से फिर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर या मोस्ट स्टेबल या कौन सा लीस्ट स्टेबल है। तो यहाँ से ये MCQ बन सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर ट्रेंड खुद लिख लेना है। नेक्स्ट कहता है कि नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स एंड क्लोरीन। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देख लेनी, अक्सर जो है MCQ में आ जाती है। अलो इसके बाद हमारे पास फ्लेम टेस्ट आ जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप लोगों को फ्लेम टेस्ट की डेफिनेशन का पता हो कि ये होता क्या है बेसिकली, ये आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता हो कि हमारे पास जो है वो नॉट ऑल मेटल्स आयंस गिव फ्लेम टेस्ट, ये पता हो आप लोग। अक्सर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स उन MCQs में जो है मोस्टली जो है वो पूछी जाती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोसीजर में एक पॉइंट लेके कि हमारे पास प्लेटिनियम या निक्रोम या निकल क्रोमियम की हम लोग जो है वो एलाई यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, उसको
जो वो स्टिक्स की होती है जिसके साथ हम लोग उस एलिमेंट को लगाते हैं और हीट पर वो करते हैं, तो इसके ज़रिए हम लोग उसको पहले क्लीन करते हैं, ठीक है। फर्दर इसमें ऐसा तो और कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट में पहली बात ये तो ये याद रखें कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है निकल निकोटीन या प्लेटिनियम जो भी ये, एंड सेकंड थिंग ये कि हमारे पास सारे मेटल्स जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते। थर्ड थिंग इज डैट कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके फ्लेम कलर्स आप लोगों को लाजमी बताओ। अक्सर जो है वो एक आध MCQ आ जाता है कि इस एलिमेंट का जो है वो फ्लेम टेस्ट अगर हम लोग करें तो ये कौन सा कलर जो है वो देता है, तो ये आप लोगों को मस्त पता होना चाहिए, यहाँ से जो है वो MCQ आता है। इसके अलावा फेडरल की जो बुक्स हैं इसमें एक बहुत मज़े की जो चीज़ होती है ना, ये क्विक जो उनका क्विज़ टेस्ट होता है, क्विज़ का वो जो टेबल से बना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ से कितने MCQs आते हैं। तो इस टेबल को देख लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी टेबल्स हैं यहाँ पर, स्पेशली चैप्टर्स के एंड में टेबल्स होते हैं ये ग्रीन टेबल्स, तो इनको लाजमी करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने बताया कि हमारे पास एल्कली मेटल्स, हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास 1 होती है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि सोडियम इज़ स्टोर्ड अंडर द केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी इस पर। एल्कली मेटल्स फॉर्म्स जो है वो कैटाइंस और ये एनाइंस की बात कर रहा है, और फर्दर लास्ट में लेकर हमारे पास इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो लो होती है। तो मीन्स दैट ये देखें कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इस बॉक्स के अंदर दी हुई है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली जो है MCQs में पूछी जाती है, ठीक है। तो इस लिहाज से केमिस्ट्री बहुत ईजी है, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करें, इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें तो केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। इतना ट्रिकी किस्म के MCQs नहीं होते, कुछ हद तक होते हैं, लेकिन मोस्टली MCQs अगर 56 MCQs थे टेस्ट में तो मेरे हाल से 40 to 45 MCQs बहुत आसान सिंपल MCQs जो है वो होते हैं, और थे भी इस टेस्ट में भी, इससे पिछले में भी। जस्ट आप लोग जो है वो इन मेन जो चीज़ें हैं पॉइंट्स हैं इन पर फोकस करें, ठीक है, ताकि आपके 40 to 45 MCQs वो कवर हो जाएं। बाकी जो आप लोगों के पास 10 से 15 MCQs बचते हैं वो कैसे क्लियर होंगे, वो आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो वो तब क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि MCQs की मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। एक और आप लोगों को लास्ट में टिप दूँ कि केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के अंदर आप जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो लाजमी देखा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द MCQs वहाँ से भी आ रहे होते हैं। तो ये था आप लोगों का ग्रुप 1। ग्रुप 2 हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो इस वजह से हम लोग जो है ग्रुप 2 को दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का फर्दर इस पार्ट में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।